गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की वर्कशीट एसएसटी की नीतियाँ और लोग, अंग्रेजों की नीतियाँ और लोगों पर उनका प्रभाव, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखो, नवाबों की छिनती सत्ता, इसको पढ़ते हैं। 18वीं सदी के मध्य में, यानी कि 1800 से लेकर 18वीं सदी हो गई ना, 1700 से लेकर 1800 के बीच में, 700 टू 1800 के बीच में, ठीक है। तो ये 18वीं सदी हो गई, क्योंकि ये 18 की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इसे 18वीं सदी कहेंगे। तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को ही राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी मृत्यु के बाद, अब वो उनको मिले। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को, यानी कि ये जो झांसी की रानी ने जो निवेदन किया था कि उनके बेटे को ही अब राजकुमार मान लिया जाए, वो नहीं माना। और नाना साहेब को भी उन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया था। तो अब अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक बन गई थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में ही कहीं और बसा दिया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह की उपाधि नहीं मिलेगी। उन्हें केवल राजकुमारों की तरह ट्रीट किया जाएगा, मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया जो उस वक्त के जो नवाब थे, यानी कि 1700 से लेकर ये 1900 के बीच की बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1800 से भी ऊपर जा रहा है ना, ये 1856 में ये सारे फैसले लिए गए, अवध पूरी तरीके से कब्जा लिया गया 1856 में। तो ये इस टाइम पीरियड के दौरान 1700 से 1900 के बीच के टाइम पीरियड के दौरान नवाबों के साथ साथ क्या क्या हुआ, मुगलों के साथ क्या क्या हुआ, तो ये सब बताया गया। अब किसानों के साथ क्या हुआ और सिपाहियों के साथ क्या हुआ, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली की सख्त तौर तरीकों से परेशान हो गए थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां हैं, उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो महाजनों का लिया हुआ ना तो कर्ज लौटा पा रहे थे, ना ही ये अंग्रेजों को कर भर पा रहे थे, जिसके कारण उनकी ज़मीनें जो थी वो जब्त होती जा रही थी, अंग्रेज उनको छीनते जा रहे थे।
कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों को के कारण बड़े परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाती थी। उस जमाने में बहुत सारे लोग जो थे वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा करने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब जब मैं सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने में कोई एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा भी दी गई। 1856 में कंपनी के एक नए कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा उन्हें किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल जाता था। किसानों को ये गुस्सा था कि उनकी ज़मीनें जा रही हैं, और सिपाहियों को ये गुस्सा था कि ये मतलब हमारा जो धर्म है उसको भ्रष्ट करना चाहते हैं। अब अंग्रेज़ों के सुधार की नीतियाँ क्या थी वो पढ़ते हैं ज़रा। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। ईसाई मिशनरी क्या होती हैं? जो लोग जैसे ईसाई धर्म प्रचारक जिन्हें कहते हैं उन्हें ईसाई मिशनरी कहते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को। सती प्रथा को रोकने या विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। ये तो चलो अच्छी चीज़ है। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, ये भी ठीक था। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। कब बनाया था? 1850 में। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी उसके पुरखों की संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म और उनके सामाजिक रीति रिवाज और उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। उनके धर्म बदलवाना चाहते हैं, उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं, ये करना चाहते। तो इस तरीके से उनको ये धीरे धीरे लोगों में ये भावना पनपने लगी कि ये तो आए ही हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए है। ठीक है, लोगों में ये भावना जो है ये पनपने लग गई थी। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो इसका आंसर जो है वो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। तो नवाबों के बारे में, ठीक है। तो स्थानीय शासक मतलब नवाबों की जो क्या थी, स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? हाँ, तो इनकी जो स्थानीय सत्ता थी वो छिनती जा रही थी। देखो, फर्स्ट तो यहाँ से है, बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, मतलब उन्हीं के सैनिक तैनात कर दिए गए थे अंग्रेजों के। और धीरे धीरे करके अब एक तो ये हो गया, यहाँ से आएगा, यहाँ से बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। उनसे राजस्व वसूली और अधिकार के इलाके एक एक करके छीने जाने लगे थे। इस तरीके से यहाँ से ये फर्स्ट सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ये यहाँ तक ये होगा इसका आंसर। और तीसरी लाइन आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि 1801 में अवध के सहायक संधि थोप दी गई थी, जिसके कारण उन्होंने अवध को कब्जे में ले लिया था 1856 तक। ये भी आप ऐड कर सकते हो। एक तो ये लाइन हो गई कि ये बहुत सारे रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। दूसरा ये कि इनके राजस्व की वसूली के एक एक करके अधिकार छीने जाने लगे थे। तीसरी ये वाली लाइन हो जाएगी कि ये इन्होंने मतलब सहायक संधि के थोप कर और पूरे अवध को ही कब्जे में ले लिया था। तो इस तरीके से इन्होंने नवाबों का जो एक एक करके सारी स्वतंत्रता इनकी भंग कर दी थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, कंपनी ने मुगल शासक के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ
यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने किया था। सबसे पहले तो यही आएगा कि इन्होंने सहायक संधि को थोप दिया था, 1856 में पूरे अवध को कब्जा लिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने ये 1849 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद यह ऐलान कर दिया था कि बादशाह परिवार को जो है वो दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा, लाल किले के आसपास ही। और ये पूरी लाइनें आ जाएंगी फिर नीचे वाली, ये सारी तीनों की तीनों, ये वाली लाइन भी आ जाएगी और ये वाली लाइन भी आ जाएगी कि उनके बाद फिर किसी को भी बादशाह की उपाधि नहीं मिलेगी, उनको राजा राजकुमार घोषित कर दिया जाएगा। ये तीनों चारों लाइनें आ जाएंगी कि पहले तो सहायक संधि थोपी, फिर उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, ये सारी लाइनें आ जाएगी। ठीक है, पहले ये वाली लाइन लिख लेना कि सहायक संधि थोप दी गई, फिर 1849 से स्टार्ट हो जाना और यहाँ तक एकदम एंड तक लिख देना, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, कंपनी के शासन काल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे भाई। कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। तो बहुत देखो यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जो बहुत सारे जो सैनिक थे वो ज़्यादातर किसान परिवार से ही आते थे। तो उनको ये था कि किसानों की तो ज़मीनें जा रही थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कर वसूल कर करके इनकी ज़मीनें जो थी वो जा रही थी। और जो सैनिक थे वो भी किसान परिवार से थे और उनको लगता था कि ये तो मतलब इनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। वो खुश नहीं थे, समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे और वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण भी परेशान थे, क्योंकि ये बार बार समुद्र पार करके भेजते थे और ये नहीं चाहते थे कि इनका धर्म भ्रष्ट हो, तो इसलिए भी ये लोग परेशान थे। तो किसान क्यों परेशान थे, क्योंकि उनकी ये अंग्रेज ज़मीनें जब्त कर लेते थे। और सैनिक जो थे वो इसलिए परेशान थे क्योंकि वो उनको लगता था कि समुद्र पार ये लोग भेजेंगे अगर लड़ाई के लिए तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए ये लोग परेशान थे। तो ये दोनों कारण आपको अपनी तरफ से लिखने होंगे बच्चों। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला, ये इसमें थर्ड वाले पैराग्राफ में देखो, इसके अंदर उन्हें लगता था कि वो उनका धर्म बदलवाना चाहते हैं। तो इसको आप लिखोगे यहाँ से स्टार्ट होगा, सती प्रथा को रोकने के लिए और ये सारे कानून बनाए, अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दिया। और फिर उसके बाद जो ईसाई मिशनरीज थी, यहाँ से आएगा सती प्रथा से, ये पूरी लाइन आ जाएगी। फिर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा में प्रोत्साहन दिया। 1850 में ये कानून बनाया गया कि धर्म अपनाना आसान हो जाए, ईसाई धर्म अपनाना आसान हो जाए, ये वाला पूरी लाइन आ जाएगी। भारतीय व्यक्तियों को ईसाई, हाँ ये पूरी लाइन आ जाएगी, ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, ये पूरा का पूरा। तो हाँ, ये सती प्रथा से लेकर ये पूरा पैराग्राफ आएगा, वही पूरी लाइनें आ जाएंगी कि एक तो ये सब सुधार कर रहे थे, दूसरी बात इन्होंने ईसाई मिशनरियों को भी भेज दिया था कि जाओ अपना धर्म प्रचार करो। प्लस उन्होंने ये भी कानून बना दिया था कि जो भी ईसाई धर्म अपनाएगा उनकी ज़मीनें जब्त नहीं होंगी। तो इन कारणों से उन्हें ये लगने लगा कि ये तो भैया हमारा धर्म परिवर्तन करा के ही छोड़ेंगे, अब ये हम ईसाई बना के ही छोड़ेंगे। तो ये हमें पूरी तरीके से ईसाई बनाने के लिए आए हैं भारत में। तो ये सब उनके मन में मतलब घर कर गई बातें, लोगों के मन में, भारतीयों के मन में। ठीक है, तो ये जो है हमारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। तो ये सरकार की तरफ से कुछ मैसेज है कि हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई भाई, थैंक यू।